Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is past paper MCQ revision of endocrine pharmacology. Endocrine pharmacology के MCQs के पार्ट 4 वीडियो है, तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो पहले आप उनको भी देख लेना। इस तरह से आप यहाँ से पार्ट 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड के MCQ को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम पैनक्रियाटिक हार्मोन और एंटी डायबिटिक ड्रग्स को पढ़ने वाले हैं। तो वो पहला MCQ है 72 के, कौन सी ड्रग है जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होती है। एक होती है कैरबोस और दूसरी होती है मेग्लेटोर होती है। ठीक हो गया, कैरबोस और मेग्लेटोर होती है, करती है इंटेस्टिनल अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ये वो एंजाइम है जो इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, स्टार्च को, ओलिगोसैकेराइड को, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट करा देता है। ठीक हो गया। और चूंकि स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया कम हो जाएगा, लेकिन इनका फास्टिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ड्रग्स या तो मोनोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती है या फिर ये दूसरी एंटी डायबिटिक ड्रग्स लाइक मेटफॉर्मिन के साथ थायाजोलिडाइनिडायोन्स के साथ इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। अब इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है? टॉक्सिसिटी ये होती है कि जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्लोन के पास आएगा तो वहाँ पे फ्लैचुलेंस होगी, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा फर्मेंटेशन होगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्लोन के पास आएगा तो वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फर्मेंटेशन करेगा, तो फ्लैचुलेंस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा। इसके अलावा जो पेशेंट अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ले रहे होते हैं तो वो उनको हाइपोग्लाइसीमिया भी आ सकता है। तो उस हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए ओरल ग्लूकोज लेंगे, ना कि सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज की एब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाएगी इसकी वजह से। अब इसके अलावा क्या है, मोनोकॉम्पिटेंट इंसुलिन हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट के क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक हो गया। एक ही कंपोनेंट वाले इंसुलिन के इसको प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं, कम चांसेस होते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी के, लेस हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड होता है, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक हो गया। ये गलत है। ठीक हो गया। तो इंसुलिन के 4 प्रिपरेशन आपको पहले से आती है। एक होती है रैपिड एक्टिंग, जिसमें इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्टेट, इंसुलिन ग्लूलिसिन आती है, जिसका रैपिड ऑनसेट और अर्ली पीक आती है, जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी इस्तेमाल होती है। ओके। जो दूसरी इंसुलिन होती है, रेगुलर इंसुलिन होती है, इसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी बोलते हैं। ये इंट्रावेनस फॉर्म में दी जाती है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, जिस तरह डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर, या फिर ये इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग के साथ मिक्स की जाती है। जबकि इंटरमीडिएट के अंदर आती है NPH, न्यूट्रल प्रोटामीन हैचडोन इंसुलिन आती है, जिसमें रेगुलर इंसुलिन, प्रोटामीन और जिंक आ जाता है। और इसके बाद लास्ट है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें इंसुलिन ग्लाइरिन, इंसुलिन डिटामीरा, इंसुलिन डेग्लूडेक आती है। ठीक हो गया। जिनकी पीक नहीं आती, बेसल लाइन इंसुलिन लेवल प्रोवाइड करती है, और इनका ड्यूरेशन होता है 20 घंटे से भी ज़्यादा। इंसुलिन को डिलीवर करते हैं सबकुटेनियसली, सबकुटेनियस इंजेक्शन होते हैं, कोई पोर्टेबल इंजेक्शंस होती है, नीडल्स होती है, सिरिंजेस होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया। अब ये वाला निशानी मिस होगी। ओके। तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं इंडक्शन ऑफ न्यूअर इंसुलिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट डायबिटिक। ये यहाँ पर ये वाला MCQ हमारी किताब से कवर नहीं होता मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। इंसुलिन का फंक्शन किया है, इंसुलिन करती क्या है, इंसुलिन क्या करती है, पोटेशियम की क्या करती है, पोटेशियम की एंट्री को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा लेने की वजह से हाइपोकलीमिया हो जाता है, और हाइपोकलीमिया की वजह से पैरालिसिस भी हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, पोटेशियम की एंट्री को बढ़ा देती है। असल में सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप 3 सोडियम को बाहर फेंक के 2 पोटेशियम को अंदर ले लेता है। इसकी बात है कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो नेटिक्लिनाइट के बारे में बिल्कुल ठीक है। ये MCQ लिपन कोड से लिया गया है, तो ये साफ बात है कि यहाँ से मिनी कैल्शियम से कवर नहीं होगा। इसके बाद है मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम नहीं करा सकती, किन पेशेंट के अंदर, जो नॉन डायबिटिक है। ठीक हो गया। नॉन डायबिटिक वाले में, ठीक है, ओबीज वाले में तो कराती है, टाइप 2 वाले भी ओबीज है, या डायबिटिक जो नॉन सल्फोनाइल यूरिया से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, उनमें भी करवा देती है। लेकिन जो नॉन डायबिटिक होते हैं इनके अंदर तो किसी काम का ही नहीं है। इसके बाद है कि जो गिबन क्लेमाइड है, ये भी लिपन कोड से लिया गया, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। ये भी गिबन क्लेमाइड है, टाइप 1 के अंदर नहीं देते होते, बाकी सबके अंदर देते होते हैं। गाइबन क्लेमाइड, जो गाइबन क्लेमाइड, क्लोरप्रोमामाइड, टोलब्यूटामाइड, ये सारी की सारी फर्स्ट जनरेशन होती है। जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लिबुराइड आती है, ग्लिपिजाइड आती है, ग्लिम्पिराइड आती है, ये सेकंड जनरेशन के अंदर आती है। अब वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेटफॉर्मिन को ज़्यादा प्रेफरेबल बनाती है, बाइगुआनेट एज कम्पेयर टू फेनफॉर्मिन। अब ये वाला MCQ भी लिपन कोड से कवर होता है, यहाँ से कवर नहीं होता। इसके बाद है कि ग्लिपिजाइड डिफर होती है क्लोरोप्रोपामाइड से, ये वाला MCQ भी मिनी कैरेक्टरिस्टिक्स से कवर नहीं होता। अब पास में इतने सारे MCQs आ रहे हैं जो मिनी से कवर नहीं होते, क्योंकि UHS का पेपर बनना है बिग से। तो आप, मैं यहाँ पर कांटे लगाया जा रहा हूँ, आप इनको नोट करते जाइएगा इनके आंसर्स को, कि ह्यूमन इंसुलिन क्या होती है, पोर्क से, ये भी यहाँ से कवर नहीं होता। कॉमन
मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन सबकुटेनियस होता है, ठीक हो गया, सबकुटेनियस होता है। अब वो कहते हैं कि अगर ऑब्जॉर्प्शन को डिले करना है तो आप एकार्बोस मेग्लिटोल यूज़ करो, जबकि ग्लिपिजाइड, ग्लिम्पिराइड, ग्लिबुराइड के सेकंड जनरेशन है। नेटिग्लिनाइड, रैपिग्लिनाइड क्या है, ये ग्लिनाइड वेराइटी क्या है, इंसुलिन सिक्रेटर का होगा, जबकि पियोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन ये क्या थायाजोलिडाइनिडाइनोन्स है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये करते हैं क्या, प्रोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा न्यूक्लियर रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है, जो बहुत सारे ऐसे जीन की ट्रांसक्रिप्शन कराता है जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेन एक्शन क्या होता है इसका, मेन इफेक्ट ये होता है कि ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ब्लॉक कर देना, इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है, फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करती है। ये फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया दोनों को कम कर देती है। तो या तो ये मोनोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती है या फिर इंसुलिन के साथ यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो पियोग्लिटाजोन है ये टैग के लेवल को कम करके एचडीएल के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये कहते हैं कि ये हाई रिस्क पेशेंट के अंदर इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वहाँ पे डायबिटीज़ के चांसेस को कम से कम कर देगा। अब वो कौन सा है जो इंसुलिन की रिलीज़ को बढ़ा देता है, एंडोजीनस इंसुलिन को, तो सल्फोनाल यूरियास वगैरह ड्रग होती है तो वो इस्तेमाल कर सकती है, जबकि पियोग्लूटाजोन, रोसिग्लूटाजोन, थायाजोलिडाइनिडाइनोन्स है। कैरबोस मेग्लिटोल ये क्या है, ये इंटेस्टिनल अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, जबकि प्रेमलिनटाइड क्या होता है, अमाइलिन एनालॉग होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्पटाइम को स्लो कर देना, ग्लूकागॉन की रिलीज़ को ब्लॉक कर देना, सीएनएस पे जाके एपेटाइट को भी सप्रेस कर देना, ठीक है। और मेटफॉर्मिन क्या, बाइकोआनेट है, जिसका काम है प्लाज्मा ग्लूकागॉन को लेवल को कम करके, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिले करके, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा के, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करके और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देना। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इंसुलिन थेरापी के, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर, बाकी और कुछ भी नहीं होता। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया ये कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन की वजह से हो सकता है। कहते हैं कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स रीनल फेल्योर, जो रीनल फेल्योर वाले पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वह कौन कौन सी है, ये ग्लिम्पिराइड, रोसिग्लेटाजोन और ये वाली डी वाली। मेटफॉर्मिन इस्तेमाल नहीं करते, क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि रीनल और लीवर डैमेज हो गया तो वहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगी नहीं, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगी नहीं तो फिर लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, ठीक हो गया, तो उनके अंदर इस्तेमाल नहीं करते। बाज़ों का टिश्यू का एनॉक्सिया हो जाता है, उसके अंदर अंदर भी लैक्टिक एसिडोसिस के प्रोडक्शन यानी लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, लैक्टेट की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 56 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि लिस्प्रो इंसुलिन के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है, कि लिस्प्रो इंसुलिन के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है, कि जो ये सबसे फास्टर होता है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है। रेगुलर इंसुलिन क्या शॉर्ट एक्टिंग है, जबकि इंसुलिन लिस्पर और स्पार्टेड और ग्लूलिसिन क्या है, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है। मेटफॉर्मिन के बारे में सारी बातें ठीक है, कौन सी बात ठीक है नहीं है, तो ये लेटल नॉन हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा ये एक्ट बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रेशन, ये नहीं करती है, इंसुलिन इंक्रेटिन नहीं है, ना ही ये इंसुलिन सिक्रेटर होगा, बल्कि काम किस तरह से करती है, एएमपी एक्टिवेटेड काइनेज को एक्टिवेट कर देती है। अगर डायबिटिक पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से ट्रीट किया गया तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो गया, तो कौन सी ड्रग रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होती है क्लोरप्रोपामाइड होती है। कौन सी ड्रग होती है, क्लोरप्रोपामाइड होती है, ठीक है, क्लोरप्रोपामाइड होती है, ओके। और ये वो ड्रग्स होती है जिन्होंने वेट गेन करवा देना, रैश, एलर्जिक रिएक्शन करवा देने हैं। इसके अलावा ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर देती है और इनकी कंपटीशन वगैरह भी होती है प्लाज्मा प्रोटीन से, और ये हाइपोग्लाइसीमिया भी करवा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, कौन सी बात सारी की सारी ठीक है, एक गलत है, ठीक है। तो इसकी जो सही इफेक्टिव इन बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 के अंदर वैसे इंसुलिन का मसला नहीं होता, तो वो कौन सी ड्रग है जो जैसे टाइप 1 और टाइप 2 में इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल होती है प्रेमलिनटाइड होती है, जो कि अमाइलिन एनालॉग होता है। इसका मेन क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो ये बाइगोनेट इस्तेमाल नहीं करते। अब कौन सी इंसुलिन की प्रिपरेशन रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग होती है, एक्सेप्ट तो एक है जो डिफरेंट है, वो है कौन सी, ग्लायरगिन है, ठीक है, ग्लायरगिन है। इसके अलावा ग्लायरगिन, डिटामिर और डेग्लोटेक होती है, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। अब कौन सी बात स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, किसके बारे में, कैरबोस के बारे में। कैरबोस मेग्लिटोल की अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होती है। तो पहली बात है कि पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को रिड्यूस कर देती है। अब पोस्ट प्रेंडियल, ठीक है, अब कैटसन के अंदर ये बात बिल्कुल ठीक ली गई है, इट कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाती है, कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज वगैरह करवा सकते हैं। इट डिक्रीजेज द प्रोग्रेशन ऑफ इम्पेयर, तो इसका सही जवाब बनता है डेल्टा वाला बनता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया भी करवा सकती है। ये एंजाइम अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर को कम करती है हाइपोग्लाइसीमिया, तो उसका अल्फा नहीं है बल्कि डेल्टा है, ठीक है। अब क्या होगा अगर हमने जल्दी से दे दिया डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर, तो क्या होगा, पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, पोटेशियम की एंट्री को बढ़ा देती है सेल के अंदर। इंसुलिन क्या करवाती है, सिवाय एक के क्या नहीं करवाती, तो कीटोजेनेसिस नहीं करवाती, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस करवाती है, लाइपोजेनेसिस करवाती है, ग्लाइकोलाइसिस करवाती है, कीटोजेनेसिस नहीं करवाती। इंसुलिन की मौजूदगी में सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी आएगी, कीटोजेनेसिस से कीटोन बॉडी से एनर्जी नहीं आएगी। अब नेटिग्लिनाइड के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो ये इंसुलिन को रिलीज कराती है, ठीक है, प्रोस्पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को रिड्यूस करती है, ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया रिलेटिवली कम होता है, ये भी ठीक है। तो उसका सही जवाब क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस है।
ओके, अब सारी की सारी बातें एक्जिनाटाइड के बारे में ठीक है। तो एक्जिनाटाइड, लिराग्लुटाइड, अल्बिग्लुटाइड, डुलाग्लुटाइड, ये सारी की सारी लॉन्ग एक्टिंग GLP-1 एनालॉग्स होते हैं। तो इनको मेटफॉर्मिन या सल्फोनाल के साथ इस्तेमाल कराया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है जब उसको सल्फोनाल के साथ इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस भी हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि टाइप 1 के अंदर नहीं बल्कि टाइप 2 के अंदर दी जाती है। बाकी ग्लूकागोन की सिक्रेशन को सप्रेस करती है, GLP-1 एनालॉग होता है, ठीक है, GLP-1 एनालॉग होता है, और ये सैटिस्फाइटी को भी प्रमोट करता होता है, और ये सबकुटेनियसली दिया जाता होता है। ठीक हो गया, सबकुटेनियसली दिया जाता है। इसके बाद हम आपको कुछ और बातें पता चलने होनी चाहिए कि टाइप 2 के अंदर हम लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स देते हैं। जो लॉन्ग एक्टिंग होती है उनका मेन फंक्शन है फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल को कंट्रोल करना, जबकि जो शॉर्ट एक्टिंग है वो सिर्फ पोस्ट प्रेंडियल लेवल को कंट्रोल करती है। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, रैपेग्लिनाइड है, ठीक है, रैपेग्लिनाइड, एटिग्लिनाइड वगैरह आ जाते हैं इसमें अंदर, ठीक हो गया। और प्रेवलिनटाइड है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, ये क्या आती है, शॉर्ट एक्टिंग है। जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर इंसुलिन फार्मुलेशंस आ जाती हैं, एक्जिनाटाइड आ जाती है, सीटाग्लिप्टिन आ जाती है। सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन, ये सारी की सारी डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर होते हैं। इनकी वजह से नेसोफेरेंजाइटिस और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा के ग्लूकागोन की सिक्रेशन को कम करके और एपिटाइट को सप्रेस कर देती है, ठीक है, स्टाइटी को प्रमोट करती है। अब इसके बाद पियोग्लिटाजोन के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है। तो पियोग्लिटाजोन क्या है, रोसिग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन दोनों के दोनों क्या है, थायाजोलिडाइनोडाइनोन्स है, जिन्होंने ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा के ग्लूकोनियोजेनेसिस को सप्रेस करके ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा के लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो इनका क्या बात बिल्कुल ठीक नहीं है इनके बारे में, ठीक हो गया। अब इट कॉजेज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन होगा। इसके बाद 44 क्या है, 44 में इंसुलिन और कैराबोस लिए जा रहे हैं और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो कौन सी ड्रग लेनी चाहिए, सुक्रोज नहीं लेनी बल्कि क्या लेनी है, ग्लूकोज लेनी है, ओरल डेक्सट्रोज वगैरह लेनी है। सुक्रोज क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, तो वो मेटफॉर्मिन होती है, पहली बात मेटफॉर्मिन होती है। दूसरी जो ग्लिम्पराइड है ये सारी की सारी सल्फोनाल यूरिया है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करवा देती है, पहली बात। इंसुलिन है ये तो भी हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगी, ठीक है। नेटिग्लिनाइड और एपिग्लिनाइड ये भी सल्फोनाल यूरिया है, तो इन्होंने भी हाइपोग्लाइसीमिया करवानी होती है। तो जो एकार्बोस हैं ये काफ़ी कम करवाती होती है हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन अगर हाइपोग्लाइसीमिया करवा दे तो इसको ओरल ग्लूकोज से ट्रीट करना होता है। तो उसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, एकार्बोस होगा। अब 42 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग कैन कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो कौन सी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवा सकती है। तो उसके अंदर जो सिर्फ एक ही ड्रग है जो है मेटफॉर्मिन होती है, ठीक है, मेटफॉर्मिन होती है, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवा देती है, ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती विटामिन B12 की। और कहती है कि मेटफॉर्मिन को रीनल लिवर डिजीज़ के अंदर, अल्कोहलिज्म कंडीशन के अंदर या उन कंडीशन के अंदर जिनके अंदर लैक्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एनॉक्सिया की वजह से, तो उनके अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब कन्वर्जन होती है T4 की T3 के अंदर, तो वो कौन करवाता होता है, वो होता है प्रोपाइलथायोरेसिल होता है, और कोई ड्रग यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ तक तो हमने इंसुलिन वाले MCQ कर लिया है। तो उसके बाद थायराइड वाले MCQ आ रहे हैं, फिर इसके बाद ग्रोथ हार्मोन वाले आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है, इंसुलिन वाले MCQ को कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, MCQs की रिवीजन हो गया, तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।